चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में, तक्षशिला में। देखिए, इतिहास जो हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे उसमें मैंने आक्रमण बताए थे, मुस्लिम आक्रमण, जो अरबी भी थे, तुर्की भी थे, सबकी बातें हुई थी यहाँ पर। ठीक, लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था, हमें दिल्ली सल्तनत शुरुआत करनी थी, तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किसकी? दिल्ली सल्तनत की। देखिए, मध्यकालीन भारत में दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जो हमें देखने हैं। एक तो दिल्ली सल्तनत, जहाँ से सवाल आता है, और दूसरा है आपका मुगल वंश। दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। पहले दिल्ली सल्तनत और इसके बाद सीधा फिर मुगलों की बारी आ जाएगी। बिल्कुल डिटेल में एक एक बात को अच्छे से समझा करके चलूँगा, बिल्कुल क्लियरली बात समझ में आएगी। बस आप हमारे साथ बने रहना, ठीक है। उत्तराखंड की वीडियोस आ रही हैं, उत्तराखंड की क्लासेस आ रही हैं, तो आप लोग उसे भी देख लेंगे। इसके अलावा मैं आपका दिल्ली सल्तनत जो है वो शुरू कर देता हूं, ठीक है। चलिए देखो, लास्ट क्लास में आपने देखा था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया था। उसके बाद यहाँ सत्ता स्थापित कर ली। सत्ता स्थापित करने के बाद यहाँ पर इसने जो है वो 1206 में वापस लौट रहा है, तो वहाँ इसकी हत्या हो जाती है। और भारत के अंदर ये उसका एक दास था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे सारा राजपाट अपना सौंप करके मोहम्मद गौरी जो था वो चला गया। अब हम उससे कोई मतलब नहीं है, बात खत्म हो गई है, उससे जो लेना देना था वो पूरा हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारी दिल्ली सल्तनत की बात होती है, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने वाला कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये हमारा पहला राजा होगा, उसकी बात भी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब होती है, कैसे होती है, क्या क्या कहानी थी, उसमें क्या क्या बातें हैं, वो जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है, मोहम्मद गौरी जो है वो अपना मोहम्मद गौरी 1206 में अपना सारा राजपाट जो सौंप करके किसे, इसका एक दास है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे सौंप करके चला गया है वापस, और रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठ जाता है। दिल्ली साम्राज्य को, दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे क्या होती है? शुरुआत होती है, जो हमें देखनी भी है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत जो चलेगी वो 1206 से 1526 तक का समय किसका रहेगा? दिल्ली सल्तनत का रहेगा। जो लगभग कितने वर्ष यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं? 320 वर्ष जो हैं, इतना समय यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। तो लगभग 300 वर्षों तक, मतलब 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत का राज रहा है। उसमें अलग अलग वंश जो हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। अब बात ये आती है कि भाई 1206 में तो बात समझ में आती है कि मोहम्मद गौरी ने सब कुछ किसे दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया, तो शुरुआत हो गई। 1526 में ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। और 1526 के बाद क्या हुआ? तो 1526 के बाद क्या है? मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में। बाबर जो है वो लोदी वंश, एक आप इसमें पढ़ेंगे, सबसे लास्ट का वंश है, वो चर्चा करेंगे हम लोग सारी अभी, ठीक। उसे हराता और यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से एक सवाल बन जाता है कई बार, तो आप जरा बात को ढंग से समझ के चलेंगे। सवाल क्या बन जाता है कि किस किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया है, कितने कितने वर्ष किया है, उनका आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सबसे ज़्यादा किसने किया, सबसे कम किसने किया, ठीक है। कौन अफगान शासक थे, कौन तुर्की शासक थे। तो इस तरीके से यहाँ पे सवाल जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ कौन कौन से वंश रहे हैं, पहले उसे जान लेते हैं। तो उसे जानने के लिए सबसे अच्छा आपको दिमाग में रखना है कि गुल खिले तुमसे लोदी, ठीक है। गुल खिले तुमसे लोदी, गुल से मैं बना दूंगा गुलाम वंश, खी से बन जाएगा खिलजी वंश, तो से बन जाएगा तुगलक वंश, सै से बन जाएगा सैयद वंश, और अंततः लोदी तो है ही अपने आप में एक वंश। तो गुल खिले तुमसे लोदी, तो हमारे पास 5 वंश जो हैं वो दिल्ली सल्तनत पे दिखाई देंगे, जिन्होंने लगभग 320 वर्षों तक यहाँ पे क्या किया? शासन किया। गुलाम वंश सबसे पहला, उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, और फिर लास्ट का लोदी वंश, ठीक है। देखिए, ये एक कर्म तो है, लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसका कार्यकाल ज़्यादा रहा है, कम रहा है, तो उसे देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। जो गुलाम वंश है दिल्ली पे,
इसका जो शासन वर्ष शुरू होता है वो 1206 में शुरू होता है और 1290 में वो जाकर के वो समाप्त हो जाता है। 1206 से लगभग 1290, जो लगभग आपको 84 ईयर्स के आसपास जो है वो दिखाई दे रहा होगा। अगला है खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है वो 1290 से शुरू होते हैं और 1290 से मात्र 30 साल तक गद्दी पे बैठते हैं और 1320 में इनका पतन हो जाता है। ठीक है, फिर है तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से कहानी शुरू होगी और 1320 से कहानी बढ़ेगी किधर, 1414 की तरफ कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसके अलावा अगला है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से शुरू होगा और 1451 तक जाते जाते ये भी ख़त्म हो जाएगा। कोई ज़्यादा जो है वो इन्होंने भी यहाँ पे राज नहीं किया है। और सबसे लास्ट में हमारा लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से शुरू होगा और जाकर के 1526 में जो हम बात कर रहे थे मुग़ल पानीपत के पहले युद्ध के साथ इसकी कहानी भी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग वर्ष जो है वो देखने को मिलते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, अगर एक आंकड़ा मैं लिखूं तो ये लगभग 84 वर्ष के आसपास का शासन दिख रहा है। ये 30 वर्ष के आसपास का दिख रहा है। ये 94 वर्ष के आसपास का दिख रहा है ना, 80 14 94 के आसपास। ये आपका 36 के आसपास 36 वर्ष का शासन ये दिख रहा है। और इसके अलावा ये 49 लगभग 74-75 वर्ष का शासन जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से शासन मुझे दिख रहा है। ठीक, तो देखो अब इन्हें हम लोग इस तरीके से देखते हैं, पहले सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, तो उसे आरोही क्रम बोलते हैं। सबसे ज़्यादा, फिर कम, वो क्या होता है, एक अवरोही क्रम होता है। तो अवरोही क्रम में मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अवरोही क्रम में अगर मैं लगाऊँ इन्हें तो आपको सबसे पहले याद रखना है जो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा, 94 वर्ष कौन सा है, तुगलक वंश। तो इसका मतलब तुगलक वंश पे इन्होंने क्या किया है, सबसे ज़्यादा राज किया है तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद फिर राज करने वाले कौन है, ठीक है, मैं या ऐसा डाल देते चलिए, तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद देखिए तुगलक के अंदर ही शामिल है गुलाम वंश। तुगलक के बाद सीधा क्या दिखाई दे रहा है, गुलाम वंश, और उसी तुगलक के अंदर ही इंक्लूड है। तो याद रखेंगे गुलाम वंश। देखोगे तुगलक में गुलाम, उसके बाद ल मतलब लोधी, उसके बाद आपका आ जाएगा लोधी वंश। ठीक है, इसके बाद आपका लोधी वंश। तो तुगलक, गुलाम, लोधी उसी के अंदर दिखाया गया है। उसके बाद है आपका 36-37 सैयद और सबसे कम है खिलजी। तो सैयद वंश और सबसे कम है जी खिलजी वंश। तो इस प्रकार से इनका क्या है, अवरोही क्रम है। आरोही क्रम की बात करूंगा तो इसका उल्टा कर दूंगा, खिलजी, सैयद, लोधी, गुलाम और तुगलक। तो कई बार देखिए यहाँ से सवाल बनता है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहले 5 वंशों के नाम, गुल, खिले, तुमसे, लोधी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी वंश। अलग अलग उनका कार्यकाल ध्यान रखना है और आपको ध्यान रखना है अवरोही क्रम। मैंने बताया कि तुगलक वंश और तुगलक के अंदर ही इंक्लूड है तय। तुगलक गै से बन जाएगा गुलाम और लय से बन जाएगा लोधी और फिर सैयद और लास्ट में खिलजी। ठीक, तो इस तरीके से ये कहानी यहाँ पर चलती है। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो वंश है फिर हम उसी की बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा वंश जो आता है वो गुलाम वंश आता है और गुलाम वंश की शुरुआत 1206 से 1290 तक। और आपको बताया कि मोहम्मद गोरी जो था वो दास था किसका, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक जो दास था किसका, मोहम्मद गोरी का। और मोहम्मद गोरी 1206 में अपने सारा सत्ता, सारा राजपाट कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर के अपना वापस चला गया और उसके बीच में हत्या हो जाती है, वो अलग मसला है। ठीक, तो हमारी शुरुआत जो कर रहे हैं हम लोग गुलाम वंश की और हमारा पहला राजा जो है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से और आप बिल्कुल बात को समझ करके चलेंगे, एकदम बात क्लियर समझ में आएगी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए। तो गुलाम वंश और गुलाम वंश में हमारा पहला राजा है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुल मिलाकर के 11 शासकों ने राज किया, लेकिन 11 नहीं देखने में, इंपॉर्टेंट देखते चलेंगे हम। कुतुबुद्दीन ऐबक
1206 से 1210 तक क्या रहता है, ये गद्दी पर आपको दिखाई देगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, ध्यान से समझ के चलें। देखिए ऐबक अपने आप में एक उपाधि है। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता। इसके अलावा देखिए, ध्यान से समझना। अब देखो, भले ही चाहे गुलाम वंश हम कह रहे हैं क्योंकि ये सारे गुलाम रहे हैं, लेकिन अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पे बैठने के बाद जिस वंश की स्थापना करी, देखिए ध्यान रखना, पेपर में फंसाया जा सकता है। यूकेपीएससी जो है वो सवाल को कुरेद कुरेद के पूछता है। यूके ट्रिपल एससी में सवाल सीधे सीधे आते थे, और यूकेपीएससी में थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा, थोड़ी सी बातें जाननी पड़ेंगी। तो आप ध्यान से देखना उन सब चीज़ों को। तो इसने क्या किया था, कुतुबी वंश की स्थापना करी थी। देखिए ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कुतुबी वंश की स्थापना करी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबी वंश की स्थापना, ठीक है, कुतुबी वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, देखो इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या है कि मोहम्मद गोरी मर गया है 1206 में, सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ गई है। तो इसके बीच इसने बहुत सारे काम किए हैं, उनकी चर्चा भी मैं करूँगा, सारी जो भी इससे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब हम लोग देख लेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात आपको जो देखना है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को ये दास्ता से मुक्त करके अभी नहीं गया था। 1206 में जब उसकी मृत्यु हुई तो मोहम्मद गोरी का एक भतीजा हुआ करता था जिसका नाम था गियासुद्दीन महमूद। ठीक है, गियासुद्दीन महमूद, और गियासुद्दीन महमूद ने 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक की दास्ता को ख़त्म करते हुए इसे सुल्तान की उपाधि से नवाजा था। बात को ध्यान रखना, बिल्कुल पते की बात बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात है कि 1208 में मोहम्मद गोरी के भतीजे ने, मोहम्मद गोरी के भतीजे ने क्या किया है, जिसका नाम गियासुद्दीन महमूद है, गियासुद्दीन महमूद, इसने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक की दास्ता को ख़त्म करके इसको किसकी, सुल्तान की उपाधि से नवाजा था, या सुल्तान की उपाधि दी थी, सुल्तान की उपाधि दी थी इसको। बात सही है, इसे किसकी उपाधि दी गई, सुल्तान की उपाधि दी गई। इसकी दास्ता को ख़त्म करा गया और इसे सुल्तान की उपाधि दी गई। ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, तो जितने भी आपके शुरुआती 4 वंश हैं, गुलाम है, खिलजी है ना, खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, ये चारों के चारों जो हैं वो तुर्की है। ठीक, केवल लोदी वंश अफगानी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में तुर्की साम्राज्य की जो नींव डाली है, या तुर्की साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है, तो आप बताइए, भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाएगा, कुतुबुद्दीन को माना जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है इसका संस्थापक। भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक किसे मानेंगे, कुतुबुद्दीन को मानेंगे। ठीक है, देखिए अच्छा राजा है, उदार राजा है कुतुबुद्दीन ऐबक, हमेशा अच्छे काम करता रहा लोगों के लिए, अपने सभी जो जनता थी, आवाम थी, उसके लिए अच्छा काम इसने किया है। तो इसी में हम लोग देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत ही दानी किस्म का राजा हुआ करता था, और अपनी दानशीलता के कारण इसे कई सारी उपाधियां जो है वो दिखाई दी हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है जो इसे दी गई है। तो इसकी उपाधियों की बात करते हैं, तो एक सबसे पहले इसकी दानशीलता के कारण जो इसे उपाधि दी है, दानशीलता के कारण, उस उपाधि का नाम है इसका लाख बख्श। क्या है, लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब जो क्या था कि ये लाखों का दान किया करता था, इसलिए इसे किस नाम से पुकारा गया, लाख बख्श के नाम से पुकारा गया। कारण क्या है, लाखों का दान करने के कारण, लाखों का दान करने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, लाख बख्श पड़ा। इसके अलावा इसकी एक और उपाधि थी जिसे पील बख्श बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पील बख्श। क्योंकि ये हाथियों का दान भी करता था, इसलिए इसे क्या बोला गया, पील बख्श बोला गया।
हाथियों का दान करने वाला, इसे क्या बोला गया? पील बख्श बोला गया। तो लाख बख्श, पील बख्श। इसके अलावा इसे कुरान ख्वाह भी कहा गया है। कुरान ख्वाह क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कुरान को पढ़ता था, कुरान को पढ़ने वाला इसे कहा गया है। ठीक है, तो कुरान को पढ़ने वाला इसे कुरान ख्वाह भी कहा गया है। इसके अलावा देखिए एक और उपाधि से दी गई थी, हातिम ताई की उपाधि दी गई थी। किसकी? हातिम ताई की। देखिए हातिम ताई की उपाधि देने वाला इसे मिनहास उस सिराज था जिसने अपनी किताब के अंदर, एक उसकी किताब थी तबकात ए नासिरी। ठीक है, देखो नाम थोड़े से अजीब अजीब से मिल जाएंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहली बार जब आप किसी रास्ते पर आप जाते हैं, किसी इंसान से मिलते हैं, उसका नाम को सुनते हैं तो शायद वो कभी याद रह जाता है। अगर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी ना हो तो शायद ही वो याद रह पाता है। फिर आप याद कैसे करते हैं उन दास्तों को, उन मंजिलों को, उन लोगों को, उन चेहरों को, कि आप बार बार उनकी पुनरावृत्ति करते हैं तो वो आपको फिर वो धीरे धीरे चेहरे, वो नाम याद हो जाते हैं, है ना। तो आप इन सब नामों को दोबारा दोबारा पढ़िए, सुनिए, लिखिए तो आपको ये भी अपने दोस्त जैसे लगने लग जाएंगे। तो जैसे हातिम ताई की उपाधि किसने दी? मिनहास उस सिराज ने। मिनहास उस सिराज ने। इसकी एक पुस्तक है जिस पुस्तक में इसका जिक्र करा गया है, तबकात ए नासिरी। ठीक है, तबकात ए नासिरी। बात क्लियर है? क्या कहा गया है? तबकात ए नासिरी में इसे हातिम ताई के नाम से भी पुकारा गया है। ठीक है, बात को दोबारा से समझे, मैं यहीं से आगे समझाता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना करी। मोहम्मद गोरी के भतीजे ने 1208 में इसे दास्ता से ख़त्म करके इसको सुल्तान की उपाधि, एक स्वतंत्र राजा जो है वो घोषित कर दिया। भारत में तुर्की साम्राज्य के संस्थापक के रूप में कौन देखा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक देखा गया। इसके अलावा ये अपनी उपाधि जो इसे मिली है उनके लिए बड़ा फेमस है। ये पेपर में बहुत आता है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान करता था, लाखों के दान को बख्श कर देता था, लोगों तक पहुंचाता था। इसलिए हाथियों को दान करने के कारण इसे पील बख्श कहा गया। कुरान को पढ़ने वाला, ये पढ़ता था इसलिए कुरान ख्वाह। और हातिम ताई किसने? मिनहास उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी के अंदर इसका जिक्र करा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या काम किए हैं उनकी भी थोड़ी सी चर्चा अगर मैं करूं यहाँ पे तो देखते हैं। देखो इसकी चर्चा अगर करते हैं तो थोड़ा सा अगर इसमें मैं देखूं तो ये है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने कुतुब मीनार जो दिल्ली के अंदर स्थित है आज के डेट में, कुतुब मीनार का कार्य जो था वो प्रारंभ करवाया था। ठीक है, देखिए कुतुब मीनार अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो कुतुब मीनार के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं अलग से कुतुब मीनार को बताऊंगा। ठीक है, अभी बस इतना समझ के चलें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कार्य जो था वो प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार, मीनार का कार्य प्रारंभ करवाया। और देखिए आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद जानते होंगे या उन्हें जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा उन्हें यही लगता होगा कि कुतुब मीनार का नाम जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही रखा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हुआ करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बहुत फेमस थे उन दिनों, बहुत ज़बरदस्त संत हुआ करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके नाम पर कुतुब मीनार का कार्य जो है, कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना, पूछता है पेपर में एग्जामिनर कि कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया। और जिन लोगों को पता नहीं होता है या जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है वो लोग सीधा ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते ही माँ कर देते हैं और वही गड़बड़ कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन थे उस समय के संत थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी।
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर उसका नाम वहाँ पर दर्ज करा गया, रखा गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए इन्होंने क्या हुआ था, उनके समय में, मोहम्मद गोरी के समय में पृथ्वीराज तृतीय को हराया गया तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192। उसके अंदर उनका जो महल था पृथ्वीराज तृतीय का, जिसे राय पिथौरा या राय पिथौरागढ़ के नाम से जानते थे, उसके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की पहली मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या था, कुब्बत उल इस्लाम। बात क्लियर है? ठीक है, तो एक मस्जिद दिल्ली के अंदर बनवाई गई, ये कार्य दिल्ली में है भैया है। ठीक है, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। तो वहीं दिल्ली के अंदर एक मस्जिद बनवाई गई जिसका नाम था कुब्बत उल इस्लाम, जो संभवतः है भारत की प्रथम मस्जिद के नाम से जानी जाती है। ठीक, और ये किसके महल में बनवाई गई थी? जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का महल था, जिसे राय पिथौरा बोलते थे, उसके अंदर इसे बनवाया गया था। पृथ्वीराज तृतीय के महल राज पिथौरा में। ठीक है, ध्यान रखना, पेपर में पूछता है सीधा सीधा। ठीक, ये बनवाई गई थी जो भारत की संभवतः पहली मस्जिद के नाम से जानी जाती है, कुब्बत उल इस्लाम। ठीक है, देखो इसके अलावा एक सवाल है, कई बार है, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, उसका निर्माण किसने करवाया? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, और शायद मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, अगर आप रहे होंगे। देखो थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। तो देखिए 2.5 दिन के झोपड़े का जो निर्माण है वो लगभग 1200 के आसपास। देखिए 1200 के आसपास जो राजा है, जो शासक है, वो मोहम्मद गोरी है। लेकिन हुआ क्या था कि 1195 के आसपास मोहम्मद गोरी वापस अफ़गानिस्तान वाले एरिया में चला गया था, अपने घर पर। अफ़गान है ना, जहाँ का वो था, गजनी की तरफ का। तो 1195 से लेकर के 1205 के बीच तक, जो लगभग 10 वर्ष का समय है, तो 10 वर्ष के समय में यहाँ पूरी सत्ता कौन देख रहा था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक देख रहा था। किसके बिहाफ पे? मोहम्मद गोरी के बिहाफ पे। इसीलिए ये हुआ कब है? 1200 के आसपास बनी है। तो एक तो ये, और ठीक है, आप ध्यान रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय वाला केस जो है वो भी समझाऊंगा मैं क्या है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया 1200 में। तो ये पेपर में वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ही ऑप्शन देते हैं और वही आंसर हो जाता है सही। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं आता है बाई चांस, तो आप किसके साथ चले जाना? मोहम्मद गोरी के साथ चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया। कहाँ पे? 1200 के आसपास ये बना था, अजमेर के अंदर। कहाँ पर? अजमेर में। ठीक, अब मेरा एक सवाल है कि अजमेर में वो कौन सा कॉलेज था जिसमें राजाओं के बच्चों की शिक्षा के लिए कॉलेज बनाया गया था? अजमेर के अंदर। ठीक है, जिसमें केवल और केवल राजाओं के बच्चे पढ़ेंगे। उस कॉलेज का नाम आपको मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितना पढ़ रहे हैं आप लोग अच्छे से घर पर। ठीक, बताना मुझे आप। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनाया गया था वो यहाँ पे एक संस्कृत महाविद्यालय था, उसके स्थान पर इसको बनाया गया था। ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर, संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर, संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर ही 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो बना था। अगर आप बताना चाहते कि ये संस्कृत महाविद्यालय किसने बनाया था, तो विग्रहराज विसलदेव चतुर्थ करके एक राजा हैं, उन्होंने बनाया था। तो बता दो क्या? चलिए लिख देते हैं, विग्रहराज विसलदेव चतुर्थ ने, विग्रहराज विसलदेव चतुर्थ ने क्या किया था? ये बनाया था यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए मैं इतनी ही क्लास रख रहा हूँ। इससे आगे की जो घटना होगी या इससे आगे की जो चर्चा होगी वो अगली क्लास में करूँगा मैं। आप लोग मन लगा के पढ़िए, हिम्मत से पढ़िए, ताकत से पढ़िए, और इस बार सिलेक्शन पाना है हम लोगों ने। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। देखिए अपना एक प्लान तैयार कर लीजिए जिसके अकॉर्डिंग काम करना है। थोड़ा सा मैं जिक्र करूँगा इस बारे में, जल्द ही एक क्लास
एक मोटिवेशन क्लास और एक थोड़ा सा प्लान डिस्कस करता हुआ मैं दिखाई दूंगा आप लोगों को, जिसमें मैं थोड़ा सा बात करूंगा इस बारे में कि हमारी स्ट्रेटजी अब क्या होनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, किस तरीके से हम लोग अपने आप को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपना जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें अपना नाम लिखवा सकते हैं, दर्ज करवा सकते हैं। वो क्या तरीका हो सकता है जो काम का होगा, तो वही थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा उस चीज़ पे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए मेहनत करिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।